हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ये सेशन की शुरुआत हो रही। ये सेशन इंटरमीडिएट परीक्षा 2023-24 के लिए मॉडल पेपर है। तो हर एक रविवार को नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर पड़ेगा, दूसरे रविवार को इतिहास का मॉडल पेपर पड़ेगा और तीसरे रविवार को सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का मॉडल पेपर पड़ेगा। तो इस बार अब समय नहीं है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों को इस मॉडल पेपर में लिया गया है। तो आज शुभ दिन है, दीपावली का रविवार है। आज नागरिक शास्त्र का पहला मॉडल पेपर आपके पास जा रहा है। दूसरा मॉडल पेपर अगले रविवार को, तीसरा जो पड़ेगा अगले रविवार, तीसरे रविवार को वो कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर पड़ेगा। तो ये मॉडल पेपर है इंटरमीडिएट परीक्षा 2023-24 का प्रत्यदर्श प्रश्नपत्र कक्षा 12। विषय नागरिक शास्त्र है। समय कितना रहेगा? समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो शुरुआत में आपको प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ये कि नहीं जल्दबाजी में गलत उत्तर देके चले आएं। पहले उसके प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ लें। इसके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा है, यानी 3 घंटे 15 मिनट है। तो 3 घंटे पेपर हल करने के लिए 15 मिनट हैं। पेपर को सही से पढ़ लें। फिर निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं। चौथा निर्देश है, प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 100 शब्दों, एक वाक्य में देना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। पांचवा निर्देश है, प्रश्न पत्र 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक का लगभग 50 शब्दों में देना रहेगा। छठा निर्देश देखें, प्रश्न पत्र 27 से 30 तक के प्रश्नों का उत्तर लगभग 100 शब्दों से 125 शब्दों में देना रहता है। सातवां निर्देश, प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। प्रश्न नंबर 31 और 32 ये दो प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनका उत्तर 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। तो निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए 3 घंटे 15 मिनट समय मिल रहा है। निर्देश सही से पढ़ें। फिर प्रश्नों पर आ जाएं। पहला निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला प्रश्न है, कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का सदस्य देश नहीं था?
कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का सदस्य नहीं था? तो जर्मनी नहीं था, या इटली नहीं था, या ब्रिटेन नहीं था, या जापान नहीं था। तो धुरी राष्ट्रों के देश कौन से थे? पहले ये समझ लें, धुरी राष्ट्रों के देश थे जर्मनी, इटली और जापान, ये थे। पूछा जा रहा नहीं था, तो नहीं था ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ग, ब्रिटेन धुरी राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न पे आ जाएं। हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित हैं? तो हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित हैं? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली या जापान? तो यहाँ पे आपको याद दिलाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त को बम गिराया था। अब आप समझ गए होंगे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर क्या होगा। हिरोशिमा और नागासाकी जापान देश में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन घा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1960, 1961, 1962, 1963? बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी 1961 में। बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी 1961 में। तो सही उत्तर क्या होगा? 1961, यानी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन खा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? आघात पहुंचाकर उपचार करना, उपचार करके आघात पहुंचाना, या निजीकरण को बढ़ावा देना, या निजीकरण का विरोध करना? तो शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन का, आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा किस संस्था का गठन किया गया? बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा किस संगठन का, किस संस्था का गठन किया गया? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया, या संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, या राष्ट्र संघ का गठन किया गया, या एशियान का गठन किया गया? तो बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा एशियान संस्था का गठन किया गया। 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ ही एशियान की स्थापना हो गई। तो एशियान की स्थापना कब हुई? 1967। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन घा सही उत्तर होगा। आसियान की स्थापना कब हो रही? 1967। अगले प्रश्न पे आ जाएं। गांधी जी की हत्या किस स्थान पर की गई? गांधी जी की हत्या किस स्थान पर की गई?
साबरमती, चंपारण, दिल्ली या अहमदाबाद। तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस यानी दिल्ली, बिरला हाउस कहाँ है? बिरला हाउस दिल्ली में, बिरला हाउस दिल्ली में की गई। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ग। गांधी जी की हत्या किस स्थान पर? तो 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस नई दिल्ली में की गई। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस देश से है? ऑपरेशन फ्लड का क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? डेयरी उद्योग से, मत्स्य उद्योग से, खाद्यान्न उद्योग से या मुर्गी पालन उद्योग से? ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रारंभ से ही ऑपरेशन फ्लड की एक सामान्य समस्या डेयरी कार्यक्रम से कहीं अधिक विशाल कार्यक्रम के रूप में अभिकल्पना और कार्यान्वयन किया गया। तो आप समझ गए होंगे कि ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित था। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित था डेयरी उद्योग से। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? भारत का राजनीतिक विकास करना, या भारत का सांस्कृतिक विकास करना, या भारत का आर्थिक विकास करना, या भारत का सर्वांगीण विकास करना। तो बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? तो बॉम्बे प्लान का उद्देश्य, बॉम्बे प्लान 1944, बॉम्बे प्लान 1944 का उद्देश्य था भारत का आर्थिक विकास करना। भारत का आर्थिक विकास करना। बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में आया। उद्देश्य क्या था? भारत का आर्थिक विकास करना। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9। 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय प्रधानमंत्री कौन था? 1975 ईस्वी के में आपातकालीन घोषणा के समय प्रधानमंत्री कौन था? जयप्रकाश नारायण थे, इंदिरा गांधी थी, लाल बहादुर शास्त्री थे या मोरारजी देसाई। तो 25 जून 1975 आपातकालीन घोषणा के समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 25 जून 1975 आपातकालीन घोषणा के समय थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति तत्कालीन कौन थे? तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। समझिए। तो 25 जून 1975 में आपातकालीन घोषणा के समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और आपातकाल की घोषणा की गई अनुच्छेद 352 के तहत। आपातकाल की घोषणा 352 अनुच्छेद के तहत की गई। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी थी। प्रश्न नंबर 75।
प्रश्न नंबर 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय प्रधानमंत्री कौन था? प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन खा, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 10, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य या चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? हिमाचल प्रदेश से या अरुणाचल प्रदेश से या जम्मू कश्मीर से या उत्तराखंड से? तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में, तब ये उत्तर प्रदेश में था जब ये आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन चालू हुआ था, तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था। चूंकि अब ये राज्य अलग बन गया है तो चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? तो आपको उत्तर देना होगा उत्तराखंड से। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, उत्तराखंड। ये बहुविकल्पी प्रश्न थे। बहुविकल्पी प्रश्न ठोस नंबर मिलते हैं। आप पूर्णांक में पूर्णांक लेकर आएं और मॉडल पेपर हर रविवार को, जैसा आपको बताया, जैसे ये दीपावली के शुभ अवसर पर पहला मॉडल पेपर नागरिक शास्त्र का पढ़ रहा, दूसरे रविवार को दूसरा मॉडल पेपर इतिहास का, यानी इतिहास का पहला मॉडल पेपर पड़ेगा। फिर तीसरे रविवार को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर पड़ेगा। तो हर रविवार को, 2 रविवार को कक्षा 12 नागरिक शास्त्र और इतिहास का मॉडल पेपर, तीसरे रविवार को कक्षा 10 का मॉडल पेपर आपके पास जाएगा। और आप सेशन को बार बार देखें और उस पर विचार करें, मंथन करें, कंठस्थ करें, मेहनत करें और 90+ नंबर लेके आएँ। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब आगे देखें अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? तो सोवियत संघ, जैसा कि आपको सोवियत संघ शब्द से ही लगता होगा कि जब सोवियत के तहत उनके जो राज्य थे वो सोवियत संघ में मिले हुए थे, बाद में इनका विघटन होता है, अलग अलग राज्य बन जाते हैं। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो दिसंबर 1991 दिसंबर 1991 में रूस के प्रथम राष्ट्रपति के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो वैसे आपको सोवियत संघ के विघटन के बारे में पहले ही बताया। ये जैसे ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है तो शॉर्ट में आपको लिखना रहेगा। तो शॉर्ट में आप लिखेंगे दिसंबर 1991 में बोरिस एल्त्सिन, ये रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे, के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ का अंत हो गया। अब अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न, एशियान के 2 सदस्य देशों के नाम लिखिए। एशियान के 2 सदस्य देश के नाम लिखना है।
तो एशियान के 2 सदस्य देशों के नाम भी आप लिख सकते हैं। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। दूसरा लिख दें कंबोडिया, कंबोडिया। एशियान के 2 सदस्य देशों के नाम पूछा जा रहा है, तो आपको लिखना होगा एशियान के 2 सदस्य देश इस प्रकार हैं। नंबर 1 इंडोनेशिया, नंबर 2 कंबोडिया। और सदस्य देशों के भी नाम बता देते हैं, जैसे सिंगापुर, लाओस, मलेशिया, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो आप ये एशियान के सदस्य देश हैं। आप इनमें से 2 सदस्य देशों के नाम लिखना है। हम यहाँ पे मिलता जुलता नाम आपको दे दिए हैं, इंडोनेशिया और कंबोडिया। ये लिख लें, या जो सदस्य देशों के नाम बताए उनमें से आप लिखें। ज़्यादा विस्तार में जाने की कोशिश न करें। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 13। 1962 में भारत सीमा विवाद को लेकर 1962 में भारत का सीमा विवाद को लेकर किस देश से युद्ध हुआ? प्रश्न नंबर 13। तो ये विवाद किससे हुआ भाई? भारत का सीमा विवाद किससे हुआ था? तो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज़्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। उस वक्त फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए उल्लेखनीय है। तो 1962 में भारत का सीमा विवाद को लेकर किस देश से युद्ध हुआ? तो चीन से। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था सीमा विवाद को लेकर। 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर युद्ध हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन की समस्या को लेकर आयोजित किया गया। पृथ्वी सम्मेलन की समस्या को लेकर आयोजित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून 1992 में हुआ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ कब? 3 जून से 14 जून 1992 में हुआ। यह एक समिट, एक बड़ी बैठक थी जहां दुनिया भर के लोग पर्यावरण की समस्या को लेकर, पर्यावरण को लेकर या पर्यावरण के बारे में बात करने के लिए एक साथ आए। रियो शिखर सम्मेलन पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विश्व नेताओं की एक बैठक है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया? तो पर्यावरण की समस्या को लेकर ये सम्मेलन आयोजित किया गया। अगले प्रश्न पे आए। साझी संपदा का क्या अर्थ है? साझी संपदा का क्या अर्थ है? तो साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं, साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा
चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा के उदाहरण है। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार के बाहर होते हैं। तो प्रश्न नंबर 15, साझी संपदा का क्या अर्थ है? तो साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? पश्चिम बंगाल से। विद्रोह की शुरुआत 1967। विद्रोह की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी गांव में चारू मजूमदार, कानू सन्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में CPI-M के एक कट्टरपंथी गुट द्वारा हुई, जिसे नक्सलवाड़ी विद्रोह कहा गया। तो नक्सलवाड़ी आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल से हुई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। गोवा संघीय राज्य क्यों बनाया गया? गोवा संघीय राज्य क्यों बनाया गया? तो 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा दमन द्वीप के भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय के साथ सैन्य संचालन किया। 30 मई 1987 में केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया और गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। तो भारतीय सेना ने गोवा दमन द्वीप के भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा को संघीय राज्य बना दिया गया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ? सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ? तो सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव 4 मार्च 1993। 4 मार्च 1993 को हुआ। सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 4 मार्च 1993 को संपन्न हुआ। 1994 के बाद से यह दल चामलिंग के नेतृत्व में राज्य में निरंतर सत्ता में है। अगले प्रश्न पे आए। धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता क्या है भाई? जीवन के राजनीतिक, धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना। धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार पर नहीं होना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अगला प्रश्न देखें। मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? तो भारत में हर 5 साल में चुनाव होता है। भारत में हर 5 साल में चुनाव होता है। यदि किसी कारणवश 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता और वर्तमान पार्टी जो सत्ता में है उसने अपना त्यागपत्र दे दिया हो और दूसरी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम न हो, तो एक ही विकल्प बचता है चुनाव कराना, और वही चुनाव होता है मध्यावधि चुनाव। तो प्रश्न नंबर 20। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए।
लघु उत्तरीय प्रश्नों में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया, इसकी किन्हीं दो विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों को का उल्लेख कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इन प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ के में अस्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में दो तर्क दीजिए। तो भारत एक विकसित अवस्था की ओर बढ़ रहा है, भारत की एक विशाल जनसंख्या है, भारत अपने आप में एक सक्षम है, ऐसा कुछ करके और किताब का सहारा लेकर प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, व्याख्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अगला प्रश्न है, एशियान का निर्माण क्यों किया गया, अभी अभी बताया, एशियान का निर्माण 1967 में हुआ। तो ये आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है, इसके पक्ष में अपने विचार दीजिए। प्रश्न महत्वपूर्ण है और प्रश्न को अच्छी तरह से आप तैयार करेंगे। 24वां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य औद्योगिक बनाम कृषि विकास के विवाद के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो जैसा आप जानते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त किया और कृषि के लिए भी सरकार तत्पर रही। तो जो दोनों के बीच औद्योगिक बनाम कृषि विकास के बीच जो विवाद था, उन कारणों पर उल्लेख करना है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न की अच्छी तरह से तैयारी करें। 25वां प्रश्न है, 1975 में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है। तो 1975 में आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी ने लागू किया था, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और ये तानाशाही रवैया के बाद जब चुनाव होता है और उस चुनाव में अन्य नेता जेल से चुनाव लड़कर जीत कराते हैं, तो तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंकते हैं और एक नई सरकार का गठन होता है। तो आपातकाल के कारण विकास अवरुद्ध हुआ, देश का विकास नहीं हुआ और तत्कालीन सरकार भी अपदस्थ हो गई। तो इस प्रकार ये 1975 के आपातकाल के बारे में भी पढ़ेंगे। 1926वां प्रश्न है, 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारत की किन्हीं दो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का कारण सहित उल्लेख कीजिए। तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त के समय जो क्षेत्रीय राजघराने थे वो अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखना चाहते थे और अपना देश में, भारत में विलय न कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखना चाहते थे। ये सब कारण हैं। तो प्रश्नों को अच्छी तरह से आप लोग तैयार करेंगे। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारत की किन्हीं दो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का कारण सहित उल्लेख करें। प्रत्येक प्रश्न ये जो आपके सामने मॉडल पेपर आया है, बहुत सोच समझकर और बहुत मंथन करके, बहुत विचार करके, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा में ये प्रश्न हूबहू आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए 27वां प्रश्न, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं? तो भाई एक ध्रुवीय व्यवस्था कौन सी है? अमेरिका की, या भारत और चीन दोनों मिलकर और विश्व में अपने परचम को दिखाना चाहें, अपनी
विकास को दिखाना चाहें तो एक ध्रुवीय जो देश विश्व बना हुआ है ये एक ध्रुवीय न रहकर बहुध्रुवीय हो जाएगा और यहाँ भारत और चीन उनको टक्कर देने के हालात में होगा। तो अच्छी तरह तैयार करेंगे। प्रश्न 28, वैश्विक पर्यावरण के सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो वैश्विक पर्यावरण से सुरक्षा से जुड़े 1990 के दशक के विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं, इन कारणों पर आपको विचार करना है। हरित क्रांति क्या है, इसके 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो हरित क्रांति जैसा M.S. स्वामीनाथन इसके जनक हैं, भारत में 1966-67 में आई। इससे क्या लाभ हुए, क्या हानियां हुई, इसका आपको लिखना है। तो प्रश्न को अच्छी तरह तैयार करें। प्रश्न 30वां देखें, अयोध्या विवाद क्या है, इसका समाधान कैसे हुआ। तो अयोध्या विवाद एक धार्मिक मुद्दा था और न्यायिक हस्तक्षेप के द्वारा इसका समाधान हुआ। आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का होंगे। प्रश्न 31, यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, व्याख्या कीजिए। यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न कर लेंगे या अथवा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न्यायपालिका तथा सरकार के बीच संघर्ष की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न्यायपालिका तथा सरकार के बीच संघर्ष की व्याख्या कीजिए। तो आपको ये प्रश्न करना है, यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, व्याख्या कीजिए। अथवा ये करना है, राष्ट्रीय आपात काल के दौरान न्यायपालिका तथा सरकार के बीच संघर्ष की व्याख्या कीजिए। फिर प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 32 देखें, भारतीय राजनीति के सांप्रदायिकता की ओर उन्मुख होने के संदर्भ में शाह बानो केस एवं अयोध्या विवाद पर प्रकाश डालिए। 32वां प्रश्न है, भारतीय राजनीति के सांप्रदायिकता की ओर उन्मुख होने के संदर्भ में शाह बानो केस, राजीव गांधी के समय हुआ था, एवं अयोध्या विवाद पर प्रकाश डालिए। इसका निर्णय नरेंद्र मोदी के समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय आया। दोनों विवादों पर प्रकाश डालना है। अथवा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न नंबर 32, जैसे 2 प्रश्न दिए रहे हैं, 32 में 2 प्रश्न हैं, तो 2 में से एक ही आपको करना है। तो ये लघु उत्तरीय 2 प्रकार के हैं। एक में 6 प्रश्न है, एक में 4 प्रश्न हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 हैं। 2 में ऑप्शन आपको दिया गया है, वो ऑप्शन के तहत आपको तैयारी करना है और पेपर में उत्तर देना है। तैयारी ऐसी करके जाना है कि आप 90+ नंबर लेके आवें। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपके परीक्षा हाल में हूबहू प्रश्न मिलने वाले थे, उन प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया गया है। अब अगला मॉडल पेपर अगले रविवार को इतिहास से आएगा, इतिहास का पहला मॉडल पेपर। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।